जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो उम्मीद करता है कि कम से कम उसको डबल डिजिट का रिटर्न मिले। और यदि उसको डबल डिजिट का रिटर्न नहीं मिल पाता है या नहीं मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, वो सोचता है कि इससे बेहतर है कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या कॉरपोरेट के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दें, जहां की उसे 8-9-10% के आसपास रिटर्न मिल जाते हैं। अब यदि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बातें करें, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी दो तरह के होते हैं। पहला, एक्टिव इन्वेस्टर्स। एक्टिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं, फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उसके अनुसार उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। और पैसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो किसी के सजेशंस पे, किसी रिकमेंडेशंस पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। दोनों ही इन्वेस्टर्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एक्टिव इन्वेस्टर चूंकि वो एनालिसिस करता है, शॉर्टलिस्ट करता है फंड को, तो उसको उम्मीद होती है कि म्यूचुअल फंड से उसे कम 20% से अधिक का रिटर्न मिले। और पैसिव इन्वेस्टर जिन्होंने कोई एनालिसिस नहीं की, जिन्होंने किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो उनको यदि 14-15% के आसपास का रिटर्न CAGR मिल जाता है तो वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन 5 सेगमेंट्स की जिनके सभी फंडों ने 3 साल और 10 साल में, 3 वर्षों में उन्होंने 19.5% का रिटर्न कम से कम दिया हुआ है और 10 वर्षों में कम से कम 14-14.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। आज की एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे उन 5 सेगमेंट्स की जिन्होंने 3 साल और 10 साल के अंतराल में उनके सभी फंडों ने कम से कम 19.5% का रिटर्न और 10 वर्षों में कम से कम 14% का रिटर्न दिया है। इसके बाद बात करेंगे उन 5 सेगमेंट्स में 3 और 10 वर्षों के समय के अंतराल में किस फंड ने सबसे अधिक रिटर्न दिया था, किस फंड ने सबसे कम रिटर्न दिया था और उस समय अंतराल में उस सेगमेंट्स में कितने फंड्स थे। और वो 5 सेगमेंट थे लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू फंड, कंट्रा फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब हम देखते हैं कि 3 और 5 सालों में कितने फंड्स थे और उनके रिटर्न्स उस सेगमेंट्स के किस फंड के सबसे अधिक थे और किस फंड के सबसे कम थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 3 और 10 वर्ष के अंतराल में। यहां हम देखेंगे नंबर ऑफ फंड्स कितने थे 3 साल में और 10 साल में। फिर देखेंगे 3 साल में मैक्सिमम रिटर्न लार्ज एंड मिड कैप, ये सारे जो 5 सेगमेंट्स है उसमें कितने दिए और 10 साल में मैक्सिमम रिटर्न कितने दिए, मिनिमम फिर क्या दिया उन्होंने ये भी। और इसके बाद हम देखेंगे उन फंड्स के नाम क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 इयर्स के टेन्योर में लार्ज एंड मिड कैप में टोटल 27 फंड थे और उन सेगमेंट्स में जो सबसे अधिक रिटर्न दिया था वो था 30.67%, मिनिमम रिटर्न दिया था 19.9%। यदि वैल्यू फंड की बातें करें तो इसमें कुल 14 फंड थे और सबसे अधिक रिटर्न दिया था 35.4% और मिनिमम दिया सबसे कम दिया था 20.08%। यदि हम कंट्रा फंड की बातें करें तो टोटल नंबर ऑफ फंड्स 3 थे, मैक्सिमम रिटर्न 38.77% ने दिया था और मिनिमम रिटर्न 22.84% दिया था। यदि मिड कैप की बातें करें तो टोटल फंड्स 23 थे 3 साल के अंतराल में और मैक्सिमम रिटर्न इन्होंने 38.03% दिया था, मिनिमम 9.6% दिया था। और यदि स्मॉल कैप की बातें करें तो टोटल फंड्स 21 थे जिसमें से मैक्सिमम उन्होंने 21 फंड में जो मैक्सिमम रिटर्न दिया था वो 45.91% था और मिनिमम रिटर्न इट वाज 23.06%। अब यदि यही बातें हम 10 इयर्स के अंतराल में करें तो हम देखते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप में जो 3 वर्षों में 27 फंड्स थे, 10 साल में बेसिकली 19 फंड्स थे और मैक्सिमम रिटर्न दिया था 24.96 और मिनिमम थे 14.05%। यही बातें यदि वैल्यू फंड में करें तो 3 इयर्स में इट वाज 14%, 10 साल में पिछले 10 साल में केवल 10 ही फंड थे, उनका मैक्सिमम रिटर्न 20.73%
और मिनिमम 14.53%। कंट्रा में 3 साल में भी 10 थे और 10 ईयर्स में भी 10 थे। 10 ईयर्स के अंतराल में मैक्सिमम रिटर्न 20.32% था, मिनिमम रिटर्न 16.25% था। और यदि मिड कैप की बातें करें तो 3 साल में केवल 23 फंड्स थे और 10 साल में ये फंड 17 थे और मैक्सिमम रिटर्न 10 साल में 24.12% और मिनिमम रिटर्न 17.96% था। यदि स्मॉल कैप की बातें करें तो 10 ईयर्स में केवल 10 फंड्स थे जो कि 3 साल में बढ़ के 21 फंड्स हो गए थे और 10 ईयर्स के अंतराल में जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है CAGR 29.99%, अराउंड 30%, और मिनिमम रिटर्न 17.91, इट इज अराउंड 18% का रिटर्न इन्होंने दिया है, जो सबसे कम रिटर्न है स्मॉल कैप का 10 ईयर्स के टेन्योर में। अब यदि उन फंड्स के नाम देखना चाहें जिन्होंने 3 साल और 10 साल में इन पांचों साल में सबसे अधिक रिटर्न और सबसे कम रिटर्न दिए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में 3 ईयर्स में HDFC ने सबसे अधिक रिटर्न दिए थे, जबकि 10 ईयर्स में मेरे एसेट इमर्जिंग फंड ने दिए थे। और यही बातें यदि करें मिनिमम की तो ABSL ने सबसे कम रिटर्न 3 ईयर्स में दिए थे और बैंक ऑफ इंडिया ने 10 ईयर्स के अंतराल में 14.05% का रिटर्न दिया था। यदि वैल्यू फंड की बातें करें तो वैल्यू फंड में बंधन स्टर्लिंग फंड ने सबसे अधिक रिटर्न 3 ईयर्स के टेन्योर में दिए थे 35.4%, जबकि 10 ईयर्स में ये फंड था HSBC जिन्होंने 20.73% का रिटर्न दिया था सबसे अधिक। लेकिन सबसे कम 10 ईयर्स में UTI ने दिया था 14.53% और 3 ईयर्स में इट वाज ग्रो वैल्यू जिन्होंने 20.08% का रिटर्न दिया था। यदि कंट्रा फंड की बातें करें तो कंट्रा फंड में SBI ने 3 ईयर्स में सबसे अधिक रिटर्न, जबकि सबसे कम रिटर्न दिया था इन्वेस्को ने, इट वाज 22.84%। लेकिन 10 ईयर्स के अंतराल में देखते हैं कि इन्वेस्को ने सबसे अधिक रिटर्न 20.32% का दिया था, जो कि 3 ईयर्स में सबसे कम थे, और कोटक ने सबसे कम रिटर्न 16.25% का दिया था। बातें करें मिड कैप की तो मिड कैप में 3 ईयर्स में क्वांट ने सबसे अधिक रिटर्न दिया, जबकि 10 ईयर्स में क्वांट ने सबसे कम रिटर्न दिया हुआ है। उसी हिसाब से 3 ईयर्स में सबसे कम रिटर्न DSP ने दिया है और कोटक ने सबसे अधिक रिटर्न 10 ईयर्स में दिया है, इट वाज 24.12%। और स्मॉल कैप में क्वांट ने सबसे अधिक दिया है 3 ईयर्स के उसमें, इट वाज 45.91%, और सबसे कम दिया है ITIT ने 23.06%, और निप्पॉन ने 10 ईयर्स में सबसे अधिक रिटर्न दिया है, इट इज 29.99%, इट इज अराउंड 30%, और क्वांट ने 10 ईयर्स के CAGR सबसे कम है, इट इज 17.91%। डेटा को यदि एक साथ यदि हम देखते हैं तो कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं, कुछ बातें आपको भी समझ में आएंगी। जैसे इन्वेस्को जो कि कंट्रा फंड का पार्ट है, यहां हम देखते हैं कि 10 ईयर्स में इनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, 10 ईयर का CAGR सबसे अच्छा, लेकिन 3 ईयर्स का CAGR सबसे खराब। उसी तरह से हम देखते हैं कि क्वांट फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में क्वांट फंड की स्थिति 3 ईयर्स में सबसे अच्छा, लेकिन 10 ईयर्स में सबसे खराब। यही स्थिति इनकी स्मॉल कैप में है, यही स्थिति इनकी मिड कैप में है। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि इन्वेस्को कंट्रा फंड ने पिछले 3 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। हालांकि बाकी उसके पिछले और 8-9 साल 7-8 साल जो भी थे उसमें उन्होंने काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए 10 ईयर्स का CAGR तो इनका अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 ईयर्स का CAGR पिछले 3 वर्षों का रिटर्न काफी खराब है, सबसे कम है। और यदि मिड कैप स्मॉल कैप की बातें करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड का पिछला रिकॉर्ड पिछले 3 वर्षों में 3 या 4 सालों में इन्होंने काफी अच्छा किया है, जबकि पिछले 7 साल में इन्होंने काफी खराब परफॉर्म किया है। इसके साथ दूसरी बातें हमें समझ में आती है, यदि हम 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के टेनोर में यदि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न का डिफरेंस देखें तो हमें यह बात समझ में आती है कि स्मॉल कैप में स्मॉल कैप की यदि सबसे पहले बात करें तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स में इनका डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो था इट वाज 22.85%, जो कम होकर 10 ईयर्स में 20.08% हो गया था।
मिड कैप में इट वाज 18.43%, 10 ईयर्स में इट इज 6.16%। कंट्रा में 3 साल के टेन्योर में मैक्सिमम और मिनिमम के रिटर्न का डिफरेंस, CAGR का डिफरेंस जो था इट इज 15.93%, जबकि 10 ईयर्स में यह कम होकर 4.07% था। वैल्यू फंड में 3 ईयर्स में इट वाज 5.32%, जबकि 10 ईयर्स में 6.2% था। LMC में लार्ज एंड मिड कैप में द डिफरेंस फॉर 3 ईयर टेन्योर बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न इज 10.68% और 10 ईयर्स में इट इज ऑलमोस्ट 10.91%, करीब करीब बराबर है, हालांकि 10 ईयर्स का अधिक दिख रहा है। इससे जो बात मुझे समझ में आती है कि 3 साल में डिफरेंस था 22.85% और 10 साल में डिफरेंस था 12.08%, ये करीब करीब ऑल 5 फंड्स में है। मिड कैप में 6.16% कम हो गया 10 साल में, या यूं कह सकते हैं 10 ईयर्स का डिफरेंस था 6.16 मिड कैप में, जो अधिक बढ़ के 18.43 हो गया। कंट्रा में ये अधिक बढ़ के 15.93 हो गया, वैल्यू में बढ़ के 15.32% हो गया, और लार्ज एंड मिड कैप में ऑलमोस्ट बराबर है, ऑल्दो इट इज नॉट बराबर बट ऑलमोस्ट बराबर। इससे जो बातें समझ में आती है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन, टेन्योर हम बढ़ाते हैं तो किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में मैक्सिमम रिटर्न देने वाले फंड और मिनिमम रिटर्न देने वाले फंड के बीच का डिफरेंस जो है, रिटर्न का डिफरेंस है, वो कम होता चला जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यदि हम बात करें स्मॉल कैप की तो 12.08%, या यूं कह सकते हैं 3 ईयर्स में ये डिफरेंस था 22.85%, 10 ईयर्स में डिफरेंस हो गया कम हो गए 12.08%। हो सकता है कि 15 साल के यदि हम CAGR देखें तो शायद मैक्सिमम और मिनिमम जिस फंड्स ने स्कीम ने रिटर्न दिया है उसका डिफरेंस शायद इससे भी कम हो। हालांकि जैसा हम बार बार चर्चा करते हैं, इट्स माई परसेप्शन, और इन्वेस्टमेंट में डिसीजन कई बातों पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के रिस्क प्रोफाइल पे, उसके इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट पे, उसके परसेप्शन पे। तो हो सकता है जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं वो आप कंक्लूड ना करें, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन ऑल्सो। सो किसी भी निर्णय लेने के पहले अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए। थैंक यू।